गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको उत्सर्जन से संबंधित रोगों के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि उत्सर्गी संबंधित रोग होते क्या हैं। उसमें एक लाइन की केवल आपको बात करनी होती है कि जब उत्सर्जन की क्रिया इरेगुलर हो जाए या एब नॉर्मल हो जाए या असामान्य हो जाए, तब होने वाले जो विकार होते हैं, होने वाले जो रोग होते हैं, होने वाली जो बीमारियां होती हैं, उन्हें हम उत्सर्जन संबंधित रोग कह देते हैं। ठीक है, या उनको कहा जाता है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, जिसमें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था, जिसमें लगभग 10 नंबर कंप्लीट हुए थे। शुरुआत की थी यूरेमिया से। यूरेमिया के पश्चात मैंने आपको बताया था गाउट के बारे में। गाउट के पश्चात बताया था किडनी स्टोन्स के बारे में। फिर ब्राइट डिजीज, ग्लाइकोशूरिया, डिसयूरिया, ओलिगोयूरिया, सिस्टिटिस और डायबिटीज इंसिपिडस। इसी को आज कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि इसमें और भी कई डिसऑर्डर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसी को कंटिन्यू करते हुए, इसी को और आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे, जिसमें कल से आगे नंबर 11 डाल करके आप बता सकते हो, जिसमें मैंने नाम दिया है प्रोटीन्यूरिया। इसको अगर हम चाहें तो प्रोटीन यूरिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोटीन यूरिया। इसका मतलब ये होता है कि जब यूरिन में या मूत्र में प्रोटीन की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है या सामान्य से अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसे हम प्रोटीन्यूरिया कह देते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोटीन्यूरिया? तो क्या बताना पड़ेगा? जब मूत्र में प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक होती है या सामान्य से अधिक पाई जाती है, तब हम इस प्रकार की प्रावस्था को या अवस्था को या इस प्रकार के विकार को या इस प्रकार के रोग को प्रोटीन्यूरिया कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है एल्ब्यूमिन यूरिया। एल्ब्यूमिन भी क्या होती है? प्रोटीन होती है। जब मूत्र में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा भी काफी अधिक पाई जाती है, तब इस प्रकार का डिसऑर्डर एल्ब्यूमिन यूरिया कहलाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम एक नाम देते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन भी क्या है? संयुक्त प्रोटीन होती है, कंपाउंड प्रोटीन होती है, जिसमें एक हीम होता है आयरन पिगमेंट और दूसरा होता है प्रोटीन जिसको हम ग्लोबिन कह रहे होते हैं, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। जब यूरिन में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यदि यूरिन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, तब हम इस तरह की डिसऑर्डर को या इस तरह की प्रावस्था को हीमोग्लोबिन यूरिया कह देते हैं। क्या कह देंगे? हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, इसके पश्चात आता है कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया का मतलब होता है जब यूरिन में कीटोन बॉडी या कीटोन का है, जैसे एसिटिक एसिड की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाए, तो इस प्रकार का डिसऑर्डर कीटोन्यूरिया कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने नाम दिया प्रोटोन्यूरिया, फिर नाम दे दिया एल्ब्यूमिन यूरिया, फिर नाम दे दिया हीमोग्लोबिन यूरिया और फिर नाम क्या दे दिया? कीटोन्यूरिया। ठीक है,
इसके पश्चात आता है हीमेटोयूरिया। हीमेटोयूरिया का मतलब होता है जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है वृक्क नलिका में, तो उस समय यूरिन में RBCS का भी फिल्ट्रेशन हो जाता है, अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं भी छन करके आ जाती हैं। उस समय जो यूरिन होता है हल्के लाल रंग का दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस रोग को या इस प्रकार के डिसऑर्डर को हम नाम क्या दे रहे होते हैं? हीमेटोयूरिया। अर्थात जब मूत्र के साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी निष्कासित होती हैं, तब इसे क्या कहा जा रहा होता है? बताओ, हीमेटोयूरिया। ठीक है ना? किसका एलिमिनेशन होना शुरू हो जाए? RBCS, लाल रुधिर कणिकाओं का। किसके साथ? यूरिन के साथ। ठीक है? When the elimination of RBCS with the urine is called as hematuria। और तब इस प्रकार में जो यूरिन होती है रेडिश कलर की दिखाई देती है, अर्थात लाल कलर की दिखाई देती है। ठीक है? इसके पश्चात आता है पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब होता है कि जब यूरिन में पस सेल्स भी दिखाई दे, यूरिन में मवाद कोशिकाएं भी दिखाई दें। जब यूरिन के साथ मवाद कोशिकाएं भी पाई जा रही होती हैं, या यूरिन के साथ मवाद कोशिकाएं भी निष्कासित होती हैं, या यूरिन में पस सेल्स भी उपस्थित होती हैं, तब हम इस प्रकार के डिसऑर्डर को पाईयूरिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं इस प्रकार के डिसऑर्डर को? पाईयूरिया। जब यूरिन में क्या दिखाई दे? पस सेल्स को कह रहे होते हैं मवाद कोशिकाएं। ठीक है? इसके पश्चात आता है जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया भी कह देते हैं। आम भाषा में जॉन्डिस को पीलिया कहा जाता है। और देखिए, पीलिया में जो रोगी का शरीर होता है वो भी पीले रंग का दिखाई देता है, आंखों का रंग भी पीला दिखाई दे रहा होता है, नाखून या नेल्स का कलर भी पीला हो जाता है, और यूरिन भी एकदम से गहरे पीले रंग की आती है। कैसे रंग की आती है? गहरे पीले रंग की आती है। इसका मतलब होता है कि जब यूरिन में पित्त वर्णक बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएं, बाइल पिगमेंट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएं, तब हम इसको क्या कह रहे होते हैं? जॉन्डिस या पीलिया, जो या तो हेपेटाइटिस की समय हमें दिखाई देता है, या हम ये कह सकते हैं जब पित्त नलिका में किसी तरह की कोई रुकावट हो जाती है, उस समय ये सिम्टम या कैरेक्टर दिखाई दे रहे होते हैं। बाइल पिगमेंट जब पूछे जाते हैं तो आप जानते हो, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डेन। एक हल्के पीले रंग का होता है और एक हल्के हरे रंग का होता है। इसलिए जो पित्त रस होता है उसका रंग हल्का हरा और पीला होता है। और ये दोनों तरह के जो पिगमेंट हैं हमारे लीवर में बनाए जाते हैं, जब लीवर में कुपर सेल्स के द्वारा पुरानी आरबीसी या मृत आरबीसी का अपघटन किया जाता है। ठीक है ना? तब वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? बाइल पिगमेंट का। और वो बाइल पिगमेंट अगर बहुत अधिक मात्रा में यूरिन में होते हैं, तब यूरिन कैसा हो जाता है? बहुत अधिक पीले रंग का हो जाता है, और इसको हम जॉन्डिस या पीलिया कह देते हैं। अधिकतर इस तरह के जो सिम्टम हैं, लक्षण हैं, वो हमें कब दिखाई देते हैं? ड्यूरिंग द हेपेटाइटिस, या फिर हम कह सकते हैं पित्त नलिका में किसी तरह की कोई रुकावट होती है। तो आपने देखा होगा जो हेपेटाइटिस रोग है वो लीवर से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? लीवर से। और बाइल पिगमेंट कहाँ पर बढ़ रहे होते हैं? लीवर में ही बढ़ रहे होते हैं। ठीक है? हेपेटाइटिस भी कई तरह की होती है, लेकिन मुख्य रूप से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी होता है, जिसमें एक हेपेटाइटिस तो लगभग सामान्य होता है, दूसरा जो हेपेटाइटिस होता है वो काफ़ी भयानक होता है, और हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए बहुत अधिक लीथल हो जाता है या घातक हो जाता है।
इस कारण रोगी की जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सारी जो डिसऑर्डर हैं लगभग मैंने आपको बता रखे हैं। अब इसके पश्चात एक बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर आता है जिसका नाम होता है एल-कैप्टोन्यूरिया। क्या नाम होता है? एल-कैप्टोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, जब यूरिन में एल-कैप्टोन या होमोजेनेटिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है तो इस बीमारी को या इस डिसऑर्डर को क्या कह दिया जाता है? एल-कैप्टोन्यूरिया। क्या बोल दिया जाता है? एल-कैप्टोन्यूरिया। और जब यह एल-कैप्टोन वायु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में? इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, तब क्या होता है, जो यूरिन होती है उसका रंग ब्लैक कलर का हो जाता है, यूरिन काले रंग की हो जाती है। इसलिए हम इस बीमारी को या इस डिसऑर्डर को ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम दे दिया जाता है? ब्लैक यूरिन डिजीज। तो कई बार ये पूछा जाता है कि ब्लैक यूरिन डिजीज किसे कहा जाता है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? एल-कैप्टोन्यूरिया। और अगर ये पूछा जाता है कि राइट द अदर नेम ऑफ एल-कैप्टोन्यूरिया, देन यू राइट एज ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या लिख सकते हैं? कृष्ण मूत्र रोग, काला मूत्र रोग। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको डिसऑर्डर बताए हैं, ये सारे डिसऑर्डर किससे संबंधित होते हैं? ये सारे के सारे डिसऑर्डर उत्सर्जन से संबंधित होते हैं, इसलिए हम इन्हें सभी को उत्सर्जन से संबंधित रोग कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको हम आसानी से नोट भी कर सकते हैं। मैंने आपको सभी को कह रखा है कि जो आपने अपनी नोटबुक डाल रखी है उस नोटबुक में ये नोट्स जरूर बनाते रहें, और जो वीडियो आपके पास आता है उस वीडियो को नियमित रूप से आप देखें, नियमित रूप से उस वीडियो का अध्ययन करें। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आपको लिखना है, बताना है तो बड़ा इजी हो जाता है। सबसे पहला यहाँ पर जो नंबर 11 है, 10 नंबर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे। तो इसमें देखिए आसानी से लिखा हुआ है कि जो यूरिन होता है या मूत्र होता है उसमें प्रोटीन का सामान्य से अधिक मात्रा में पाया जाना ही क्या कहलाएगा? प्रोटीन्यूरिया कहलाता है। सिंपल हो गया बिल्कुल। आप अपनी लैंग्वेज में जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना ये होगा कि मूत्र में जब प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तब हम इस रोग को ही या इस डिसऑर्डर को ही प्रोटीन्यूरिया कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड देखिए एल्ब्यूमिन यूरिया। एल्ब्यूमिन यूरिया, एल्ब्यूमिन के साथ में यूरिया जोड़ना है। यूरिया इसलिए जोड़ा गया है कि मूत्र में अधिकतर यूरिया को ही निष्कासित किया जा रहा होता है, एलिमिनेट किया जा रहा होता है। इसमें देखो लिखा हुआ है मूत्र में एल्ब्यूमिन का अधिक मात्रा में पाया जाना क्या कहलाएगा? एल्ब्यूमिन यूरिया कहलाता है। ठीक है, जब यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा अधिकता से पाई जाती है तो इस प्रकार के इफेक्ट को, इस प्रकार के डिसऑर्डर को या इस प्रकार के रोग को ही हम क्या कह रहे होते हैं? एल्ब्यूमिन यूरिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एल्ब्यूमिन यूरिया कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात नंबर 13 जिसको नाम दिया गया है हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन मैंने बताया था कंपाउंड प्रोटीन होती है जिसमें हीम आयरन पिगमेंट होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। जब मूत्र में हीमोग्लोबिन पाया जाए, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द यूरिन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन यूरिया, जब मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है
हीमोग्लोबिन उसमें पाई जाती है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है, तब हम इस रोग को हीमोग्लोबिन यूरिया कह देते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है कीटोन्यूरिया। मैंने आपको अभी अभी बताया था कीटोन का है, या आप कह दीजिए एसीटो एसिटिक एसिड जब मूत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है या यूरिन में अधिक मात्रा में पाया जाता है तो इसे कीटोन्यूरिया कह देते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है हीमेटूरिया। हीमेटूरिया का मतलब होता है कि जब यूरिन के साथ या मूत्र के साथ लाल रुधिर कणिकाओं को निष्कासित किया जाता है तब इसे क्या बोला जाता है? हीमोटूरिया। क्या किया जाता है? जब मूत्र के साथ किसको? लाल रुधिर कणिकाओं को निष्कासित किया जाता है। एलिमिनेशन किसका होता है? मूत्र के साथ में लाल रुधिर कणिकाओं का। ठीक है। तब इसको हम क्या कह देते हैं? हीमेटूरिया। क्या कह देते हैं? हीमेटूरिया। ठीक है। तो जब भी हीमेटूरिया के बारे में पूछा जाता है, हीमेटूरिया कई बार पूछा भी गया है, तो आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जब फिल्ट्रेशन हो रहा होता है बोमेन कैप्सूल की गुहा में, तो उस समय एबनॉर्मलिटी के कारण ग्लोमेरुलर से लाल रुधिर कणिकाएं भी फिल्ट्रेट हो जाती हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आरबीसी भी होती है। इस कारण से जो निस्यंद मूत्र के रूप में जब कन्वर्ट होता है तो वो हल्के लाल रंग का होता है। इसी को हम हीमेटूरिया कह देते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब होता है जब मूत्र में क्या पाई जाए? पस सेल्स, मवाद कोशिकाएं। इसको हम क्या कहेंगे? पाईयूरिया। मूत्र में मवाद कोशिकाओं की उपस्थिति या प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स इन द यूरिन कॉल्ड एज पाईयूरिया। ठीक है। इसके पश्चात आता है जॉन्डिस। और मैंने बताया था जॉन्डिस को अपन क्या कह रहे होते हैं? पीलिया कह रहे होते हैं। मूत्र में जब पित्त वर्णकों की मात्रा या पित्त वर्णकों का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाना होता है तो हम इसे क्या कह रहे होते हैं? पीलिया कह रहे होते हैं। मूत्र में पित्त वर्णकों का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाना क्या कहलाता है? जॉन्डिस। और मैंने कहा था यह रोग कब दिखाई दे रहा होता है? ड्यूरिंग हेपेटाइटिस, या फिर जो पित्त नलिका होती है, बाइल डक्ट होती है, उसमें किसी तरह की रुकावट आ जाती है, उस समय ये दिखाई देता है। ठीक है। लास्ट इज वन एल्केप्टोन्यूरिया। मैंने बताया था मूत्र में एल्केप्टोन या होमोजेंटिसिक अम्ल का पाया जाना एल्केप्टोन्यूरिया कहलाता है। और जब यह एल्केप्टोन किसके संपर्क में आता है? वायु के संपर्क में आता है, तब जो यूरिन होती है उसका रंग कैसा हो जाता है? काला। इस कारण से इसे हम एक नाम और दे देते हैं और वो नाम होता है कृष्ण मूत्र रोग। क्या कह रहे होते हैं इसको? ब्लैक यूरिन डिजीज। ठीक है। तब जाकर के देखिए ये आपके डिसऑर्डर्स लगभग कंप्लीट हो जाते हैं, जो बहुत सिंपल हैं और इसमें से अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हमें किसी भी चैप्टर में जो उससे संबंधित सिस्टम से संबंधित जो रोग होते हैं उस रोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बायोलॉजी पढ़ने के का फायदा ये भी होता है कि लगभग हमें बीमारियों के बारे में पता होता है, लगभग बीमारियों के नाम, उनके कारण, उनके कॉजल एजेंट तक का पता होता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे आता है वृक्क प्रत्यारोपण। वृक्क प्रत्यारोपण का मतलब क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसमें यह कहा जाता है कि जब किसी भी व्यक्ति, जिसे हम रोगी भी कह सकते हैं, जब किसी भी व्यक्ति के वृक्क अपना कार्य करना बंद कर दे, पूरी तरह से उनका कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाए, तो वह व्यक्ति रोगी की श्रेणी में आ जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब किसी रोगी के अपने वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं
तब उन्हें उपचारित करना संभव नहीं होता, अर्थात उनको ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या होता है, फिर उन वृक्कों के स्थान पर किसी स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार वृक्क के परिवर्तन की इस क्रिया को ही हम क्या कह रहे होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कह देते हैं। ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति, जिसको आपने रोगी कहा, जिसको आपने क्या कहा, रोगी, और उसके जो वृक्क हैं दोनों काम करना बंद कर दें, जब दोनों काम करना बंद कर देंगे तो उनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क लेकर के उस रोगी व्यक्ति में उन वृक्कों के स्थान पर लगा दिया जाता है। इस प्रकार वृक्कों के परिवर्तन की जो ये प्रक्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। अब देखिए, किडनी जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात होती है कि जो वृक्क देने वाला व्यक्ति होता है उसको हम वृक्क दाता कहते हैं, किडनी डोनर कहते हैं। और किडनी डोनर तथा रोगी दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, निकटतम संबंधी होने चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो निकटतम संबंधी होते हैं उनमें रक्त तथा ऊतकीय संरचनाएं लगभग समान होती हैं। यदि हम किसी अनजान व्यक्ति का वृक्क लगा दें तब क्या होगा, रोगी का जो प्रतिरोधी तंत्र होता है वह नए वृक्क को अस्वीकार कर सकता है। ऐसे में नया वृक्क कार्य नहीं कर पाता और रोगी के लिए गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है ना। इससे बचने के लिए विशेष प्रकार की औषधियों द्वारा, जिसमें देखिए अधिकतर साइक्लोस्पोरिन दवा होती है, अधिकांशतः ऐसी दवाओं को हम विशेष प्रकार की दवा कह रहे होते हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट होती है। इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब होता है उस रोगी के प्रतिरोधी तंत्र को वो क्या करती हैं, निष्क्रिय कर देती है कुछ समय के लिए, उसको संदमित कर देती है कुछ समय के लिए। तो इस कारण से विशेष प्रकार की औषधियों के द्वारा जो उसका तंत्र होता है, जिसे हम प्रतिरक्षी तंत्र कह रहे होते हैं, वह निष्क्रिय कर दिया जाता है और इससे रोगी जो व्यक्ति है उसका शरीर उस प्रत्यारोपित वृक्क को आसानी से स्वीकार कर लेता है। ठीक है। इसी को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब देखिए, इसको आप समझ सकते हो, नोट जब करना है आपको, देखो लिखा हुआ है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जिसको हम वृक्क प्रत्यारोपण कह रहे हैं। देखिए, एक चीज तो ये होती है कि किडनी अगर पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, कुछ मात्रा में, कुछ प्रतिशत मात्रा में काम कर रही है, तो उसमें डायलिसिस के द्वारा उसके जो कार्य तंत्र है बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब दोनों किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर दें तो फिर डायलिसिस संभव नहीं होती है। फिर वहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन बचता है, जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं उनके पास, वही होता है जिसको हम ट्रांसप्लांटेशन कह रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जब रोगी मनुष्य में वृक्क पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देते हैं तो उन्हें उपचारित या ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। और उनके स्थान पर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क लगाए जाते हैं। इस प्रकार इस वृक्क परिवर्तन करने की जो क्रिया होती है उसी को हम वृक्क प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांटेशन कह देते हैं। वृक्क देने वाले व्यक्ति को किडनी डोनर कहा जाता है, वृक्क दाता कहा जाता है। वृक्क दाता और रोगी का निकटतम संबंधी होना चाहिए, अर्थात जो भी डोनर होता है वह पेशेंट का निकटतम होना चाहिए, क्योंकि दोनों संबंधियों के जो रक्त होते हैं वह ऊतकीय संरचना होती है, जिसे हम HLA भी बोलते हैं, लगभग समान होती है। कैसी होती है? लगभग समान होती है। अब देखिए, अगर
अनजान व्यक्ति का वृक्क लगा दिया जाता है तो जो रोगी का शरीर होता है उसका प्रतिरोधक तंत्र या प्रतिरक्षी तंत्र इस नए वृक्क को अस्वीकार कर देता है, रिजेक्ट कर सकता है। ऐसे में जो नया वृक्क लगाया गया था वो अपना कार्य नहीं कर पाता है और रोगी के लिए गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, यहाँ तक कि रोगी कोलैप्स भी कर सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इससे बचने के लिए, इस प्रकार की जो अवस्था है इसको अवॉइड करने के लिए जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, विशेष प्रकार की औषधियां देकर के उस रोगी के प्रतिरक्षी तंत्र को निष्क्रिय बना देते हैं। ऐसी औषधियों को हम इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन कह देते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब होता है कि जो प्रतिरोधी तंत्र होता है उसको ये क्या करती हैं, कुछ समय के लिए निष्क्रिय बना देती हैं। इसलिए ऐसी औषधियों को, जिसमें मैंने अभी बताया था अधिकतर साइक्लोस्पोरिन जैसी मेडिसिन कैसी होती हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट, तो जब वो उसका तंत्र प्रतिरोधी तंत्र निष्क्रिय हो जाएगा तो उसमें एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, और एंटीबॉडी नहीं बनाएगा तो जो वहां पर लगाया गया वृक्क है या जो ट्रांसप्लांटेड वृक्क है, प्रत्यारोपित वृक्क है, उसको स्वीकार या एक्सेप्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कह रहे होते हैं। अर्थात यदि आपको केवल ट्रांसप्लांटेशन को डिफाइन करना है तो क्या बताओगे, जब किसी रोगी मनुष्य में वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं पूरी तरह से, तब क्या होगा, उन्हें उपचारित नहीं किया जा सकता, उनके स्थान पर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क लगाए जाते हैं। अर्थात इस प्रकार वृक्क परिवर्तन की इस प्रकार की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कह देते हैं। जो व्यक्ति किडनी डोनेट करता है किडनी डोनर कहलाता है। किडनी डोनर और जो पेशेंट होता है ये निकट संबंधी होने चाहिए, एक दूसरे के संबंधी, मतलब सगे संबंधी कह सकते हो, परिवारी लोग होने चाहिए, क्योंकि जो निकट संबंधी होते हैं उनमें रोगी और निकट संबंधी दोनों में जो ब्लड होता है और जो HLA होता है उसकी संरचनाएं होती हैं लगभग समान होती हैं। लेकिन यदि अनजान व्यक्ति का वृक्क लगा भी दिया जाता है तो जो रोगी का शरीर होता है उसका प्रतिरोधी तंत्र उस वृक्क को आसानी से स्वीकार नहीं करता, अस्वीकार कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो विशेष प्रकार की औषधि देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिन्हें हम इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन कह देते हैं। वे क्या करती हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान उस रोगी के प्रतिरोधक तंत्र को निष्क्रिय बना देती हैं, जिससे उस रोगी के द्वारा ट्रांसप्लांट किए गए वृक्क को अधिक से अधिक एक्सेप्ट करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए लेते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब होता है रक्त आपोहन। रक्त आपोहन का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति में जो वृक्क होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, तब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और इसे हम यूरेमिया कह देते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि रक्त में जो यूरिया की मात्रा होती है ये लगभग 10 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड होती है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाती है तो इस डिसऑर्डर को हम यूरेमिया कह देते हैं। तो जब वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं तो क्या होगा, शरीर में जो रक्त है उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी और इसे हम क्या कह देंगे, यूरेमिया कह देंगे। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे होते हैं कि यूरिया तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक कृत्रिम वृक्कीय युक्ति
आर्टिफिशियल रीनल डिवाइस। आप चाहो तो ये कह सकते हो कि आजकल हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक उपकरण बना लिया गया है जिसको किडनी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यूरिया तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक आर्टिफिशियल रीनल डिवाइस, एक कृत्रिम वृक्कीय युक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रक्रिया को हम हीमोडायलिसिस या रक्त आपोहन कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने लिखा है, अभी बताया था आपको, वृक्क जब अपना कार्य करना बंद कर देते हैं तो रक्त में क्या होगा, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इस अवस्था को क्या बोला जाता है, यूरेमिया। यूरिया एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, अभी मैंने बताया था कृत्रिम वृक्कीय युक्ति, आर्टिफिशियल रीनल डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं, रक्त आपोहन या हीमोडायलिसिस, ठीक है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या किया जाता है, जो रोगी होता है, रोगी के शरीर की किसी एक मुख्य धमनी से रुधिर को निकालकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके इसमें हेपेरिन नाम का प्रतिस्कंधक मिलाया जाता है। और जब इसमें हेपेरिन नाम का प्रतिस्कंधक मिला देते हैं तो इसके पश्चात फिर इस मिश्रण को क्या करते हैं, एक सेलोफेन झिल्ली द्वारा आवृत बहुत सी नलिकाओं से निर्मित कृत्रिम वृक्क में या किडनी में डाल दिया जाता है। यही कृत्रिम वृक्क क्या कहला रहा होता है, आर्टिफिशियल रीनल डिवाइस। यह झिल्ली प्रोटीन के बड़े अणुओं के लिए तो अपारगम्य होते हैं, नॉन परमेबल होती है, लेकिन यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन तथा खनिज आयनों के लिए कैसी होती है, पारगम्य होती है। अर्थात सेलोफेन झिल्ली से प्रोटीन के बड़े पार्टिकल नहीं निकलते, केवल क्या निकलता है, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन और खनिज आयन। इन झिल्लियों के मध्य में एक द्रव भरा होता है जिसे हम आपोहनी द्रव या डायलिसिस फ्लूइड कह देते हैं। झिल्लियों द्वारा नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से निकालकर आपोहनी द्रव में डाल दिया जाता है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन के अणुओं का ह्रास या लॉस नहीं होता। यह क्रिया जिसमें नलिकाओं के अंदर बहते रुधिर से उत्सर्जी पदार्थ विसरित होकर के, उत्सर्जी पदार्थ मीन्स यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन या आयंस उपकरण के आपोहनी द्रव में आ जाते हैं तथा रुधिर उत्सर्जी पदार्थों से मुक्त हो जाता है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, आपोहन कह देते हैं, ठीक है। फिर इस रुधिर को निकालकर, किससे, कृत्रिम वृक्क से निकाल करके इसको हल्का सा गर्म करते हैं बॉडी के तापमान पर, शरीर के तापमान पर, और फिर इसमें क्या करते हैं, एंटी हिपेरिन मिला देते हैं, रोगी की किसी सिरा के द्वारा पुनः इसको प्रवेश करा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस क्रिया के पश्चात कृत्रिम वृक्क से रुधिर को निकालकर हल्का सा गर्म कर उसमें एंटी हिपेरिन मिलाकर रोगी की सिरा में पुनः प्रवेश कराया जाता है। एंटी हिपेरिन मिलाकर के जब रोगी की सिरा में पुनः प्रवेश करा देते हैं तब यह रुधिर अपोहन द्वारा यूरेमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से उस रोगी या व्यक्ति का जीवन काल बढ़ जाता है, लेकिन ये डायलिसिस उसको करानी पड़ती है। बहुत सारे लोगों में महीने में एक बार कंपलसरी है। जब किडनी डिटोरिएट होती चली जाती है तो महीने में 2 बार होने लगता है डायलिसिस, और ज्यादा डिटोरिएट होती है तो 4 बार होने लगता है, और ज्यादा डिटोरिएट होती है तो और संख्या बढ़ती है, जो हानिकारक है। फिर उस कंडीशन में डॉक्टर लोग अंतिम जो क्या नाम है डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं वहां पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है, ओके।